कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने धनबाद में बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ की बैठक। कर्मचारी संघों से भी मिले, कहा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करना हमारा लक्ष्य। भाजपा द्वारा आज राज्य भर में दिखेगा पाकिस्तान के खिलाफ विशाल आक्रोश। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पाकिस्तान का हो संपूर्ण बहिष्कार। प्रदेश कांग्रेस की कल रांची में होगी संविधान बचाओ रैली। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में लगातार दूसरे दिन हादसा, छत का प्लास्टर गिरा, चिकित्सक घायल। रिम्स में भी कई जर्जर भवनों में चल रहा इलाज, खतरे का अंदेशा। और रांची में आयोजित 2 दिवसीय सीकोकई ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का समापन। 19 स्वर्ण पदकों के साथ झारखंड रहा ओवरऑल चैंपियन। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने अपने झारखंड दौरे के क्रम में रांची में सीसीएल और सीएमपीडीआई की समीक्षा के बाद धनबाद पहुंचकर बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक की। धनबाद के कोयला भवन में हुई इस बैठक के दौरान उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति, उत्पादन लक्ष्य, श्रमिक कल्याण और पर्यावरणीय दायित्वों पर विस्तृत चर्चा की। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हर स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारा लक्ष्य है। धनबाद दौरे के क्रम में कोयला राज्य मंत्री ने धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ से मुलाकात कर देश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। इसे साकार करना है हम सभी को। श्री दुबे ने कहा कि कोयला चोरी और अवैध खनन को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है, जिसमें राज्य सरकार का सहयोग जरूरी है। वहां आके समीक्षा करना कि किस हद तक हमने लक्ष्य प्राप्त किया है और आगे लक्ष्य क्या है और आम मजदूरों की क्या समस्या है और आप कोयला खदान से जो कोयला निकालने में कितनी परेशानियां होती है, किस किस का अभी जो नया खदान चयनित किया गया है उसमें किसका आप एनओसी मिल चुका है, इसको सबका सर्वे और सबका ब्रीफिंग करेंगे हम लोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा मंत्री के रूप में सैन्य बलों के साथ काम करना और देश का बुरा चाहने वालों को उचित जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में संस्कृति जागरण महोत्सव में श्री सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं और सैनिकों की सुरक्षा भी उनकी जवाबदेही है। सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भी घेर रहा है। इस आतंकी हमले के मामले में कुलगाम जिले के टांगी मार्ग गांव में इम्तियाज अहमद को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि आतंकियों को उसने भोजन उपलब्ध कराया था। और पहलगाम आतंकी हमले के मामले में कुलगाम जिले के टांगी मार्ग गांव के इम्तियाज अहमद मगरे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया था कि उसने आतंकियों के लिए भोजन और दूसरी व्यवस्थाएं की थी। सुरक्षा बलों के अनुसार पूछताछ के आधार पर उसे आतंकियों के एक ठिकाने पर ले जाया जा रहा था। उसने हिरासत से भागने की कोशिश की और
विश्वा नदी में कूद गया। पानी में बहाव तेज था, उसी की वजह से वो बह गया। ये पूरा घटनाक्रम एक ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। युवक का शव बाद में अहरबल इलाके में नाले से निकाला गया है। प्रदेश भाजपा द्वारा आज पाकिस्तानी भारत छोड़ो को लेकर राज्य भर में विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का संपूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को देश के बाहर खदेड़ने का निर्णायक कदम उठाया है। अब समय आ गया है कि झारखंड समेत पूरे देश से हर पाकिस्तानी नागरिक को चुन कर बाहर निकाला जाए। प्रदेश कांग्रेस द्वारा कल रांची में संविधान बचाओ रैली प्रस्तावित है। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश कर रही है। यह रैली उसका जवाब होगी। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने को लेकर पार्टी का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के बुंडू स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कल्याण मंत्री ने जोर देकर कहा कि छात्रावासों में अच्छी व्यवस्था को लेकर सरकार कृत संकल्पित है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सुविधाओं में सुधार और विस्तार को लेकर संवेदनशील हैं। वे जल्द ही इस सिलसिले में बैठक भी करेंगे। मौके पर विधायक विकास सिंह मुंडा भी मौजूद थे। आईसीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा टॉपर जमशेदपुर लोयला स्कूल की छात्रा शांभवी जायसवाल का हौसला बढ़ाने कल उनके आवास पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन खुद पहुंचे। उन्होंने शांभवी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की तथा इस बड़ी उपलब्धि के लिए उन्हें शाबाशी दी। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार और समीर मोहंती भी मौजूद थे। उन्होंने शांभवी को पढ़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हमारी इस झारखंड राज्य की बेटी जो 100% अंक ला करके इतिहास बनाने की जो बात की है, खास करके मेरे लिए, इस राज्य के लिए ये बहुत गौरव की बात है। मैंने कहा कि वो हर तरह से ये इन प्रकार मेरी मदद करेंगे हर तरह से, और जो जब भी कोई भी जरूरत हो मैं उनसे मांग सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा। राज्य में खास्ता हाल स्वास्थ्य व्यवस्था की धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में कल रात महिला प्रसूति विभाग के ऑपरेशन थिएटर का छत का प्लास्टर टूटकर गिर पड़ा, जिससे वहां मौजूद एक महिला चिकित्सक घायल हो गई। उनके सिर में चोट आई है। इस घटना के बाद चिकित्सकों ने ओटी सेवा को बंद करते हुए मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। इधर डालसा की टीम ने एमजीएम अस्पताल पहुंचकर 2 दिन पहले हुई हादसे के घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेश कुमार साहनी ने कहा कि परिजनों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत मदद दिलाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल का जर्जर भवन हादसों को दावत दे रहा है। रांची स्थित रिम्स का भी कमोबेश यही हाल है। रखरखाव के अभाव में न्यूरो विभाग की दीवारें और छतें टूट रही हैं। सीढ़ियों की रेलिंग में भी जंग लग चुकी है। समय पर मरम्मत नहीं होने से बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। मुंबई में 4 दिवसीय वेव समिट का कल समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल पर यह आयोजन कई अर्थों में सार्थक और सफल रहा। इस दौरान वेव्स बाजार में लगभग 1300 करोड़ रुपए का कारोबार भी हुआ।
वेव्स 2025 की, जिसके पहले संस्करण का मुंबई में रविवार को समापन हुआ। इसमें मशहूर कलाकारों और प्रभावशाली जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उससे लेकर टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स तक उद्योग के हर क्षेत्र से भागीदारी रही। इस आयोजन ने भारत को एक उभरती वैश्विक मीडिया और मनोरंजन महाशक्ति के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री ने वेव समिट के उद्घाटन पर युवाओं से इस रचनात्मक पहल की अगुवाई करने और भारत को एक वैश्विक क्रिएटिव हब बनाने का आह्वान किया। 4 दिवसीय वेव समिट में कॉन्फ्रेंस ट्रैक संवाद सहयोग का प्रमुख केंद्र रहा, जहां दुनिया भर के विचारकों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों ने भाग लिया। वेव समिट के दौरान 140 से ज्यादा सत्रों में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया। सिनेमा की दुनिया से चिरंजीवी, मोहनलाल, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, नागार्जुन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अल्लू अर्जुन और शेखर कपूर सहित कई हस्तियों ने मंच साझा किया। वेव समिट के दौरान 40 मास्टर क्लासेस रचनात्मक अभ्यास के लिए आयोजित की गई। इनमें आमिर खान का द आर्ट ऑफ एक्टिंग, फरहान अख्तर का क्राफ्ट ऑफ डायरेक्शन और माइकल लेमैन का इनसाइट्स इनटू फिल्म मेकिंग जैसे जो तमाम सत्र थे वो शामिल रहे। वेव्स के तहत आयोजित वेव्स बाजार में फिल्म, म्यूजिक, रेडियो, विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन जैसे क्षेत्रों में कुल 1328 करोड़ रुपए का लेन देन दर्ज किया गया। वेव्स समिट के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने भी 8000 करोड़ से ज्यादा के MOUs पर साइन किए और वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ 1500 करोड़ रुपए के समझौते किए गए हैं। रांची समेत देश के विभिन्न केंद्रों में कल नीट यूजी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, इसलिए माफिया किस्म के लोग गड़बड़ी करने में सफल नहीं हो सके। ओडिशा पुलिस ने एडमिट कार्ड के विवरण में हेरफेर और प्रॉक्सी कैंडिडेट को बैठाने की तैयारी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक झारखंड का बताया जा रहा है। इधर नोएडा STF ने भी नीट यूजी परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है। जिसने नीट यूजी परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम कुमार शाह, धर्मपाल सिंह और अनिकेत कुमार के रूप में हुई। इन तीनों पर नोएडा के सेक्टर 3 में ऑफिस बनाकर ठगी करने का आरोप है। आरोपियों के कब्जे से 6 कॉलिंग मोबाइल्स, 4 निजी मोबाइल, छात्रों का डेटा और एक फॉर्च्यूनर कार बरामद हुई है। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। वक्फ संशोधन कानून पर उच्चतम न्यायालय में आज फिर सुनवाई होगी। पूर्व की सुनवाई में केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि यह कानून पूरी तरह संवैधानिक है। संशोधन कानून को लेकर जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड की नई जो तमाम नियुक्तियां थी उस पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। केंद्र ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि ये कानून पूरी तरह से संवैधानिक है। संसद से पास हुआ, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ, जिससे कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात की जाए तो उसने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हलफनामा देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो कानून के खिलाफ दायर 70 से ज्यादा याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें AIMIM सांसद ओवैसी की याचिका भी शामिल है। ये कानून अप्रैल में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया गया।
लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। भारत निर्वाचन आयोग देश भर के करोड़ों मतदाताओं के हित में चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है। आयोग जल्द ही ECI नेट नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा। आयोग जल्द ही ECI NET नाम से एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराएगा। ये ऐप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों को एकीकृत कर देगा। इसमें सिविजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप जैसी ऐप्स इसमें शामिल हैं और इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक सुगम, एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करना है। चुनाव आयोग का कहना है कि प्लेटफॉर्म मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की परिकल्पना है और ये प्लेटफॉर्म 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं और 10.5 लाख से अधिक BLO, 15 लाख BLA, 45 लाख पोलिंग ऑफिशियल्स, 15,597 AERO, 4,123 ERO और 767 DEO को लाभ पहुंचाएगा। केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पहले देश भर की गृहिणियों को धुआं मुक्त रसोई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत करोड़ों महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा मुहैया कराया गया है। रांची की भी कई महिलाओं के जीवन में इस योजना से सुखद बदलाव आए हैं। रांची में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कई महिलाओं के उज्जवल भविष्य का आधार बना है। नया सराय क्षेत्र निवासी राजकुमारी देवी को भी निःशुल्क गैस सिलेंडर और गैस चूल्हे की सौगात मिली, जिससे उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है। योजना के लाभ के बाद उन्हें रसोई के धुएं से मुक्ति मिली है। खाना जो 1 घंटा में बनता था, अभी कम से कम 15 मिनट में, आधा घंटा में बन जाता है खाना। धुआं में हम लोग रह नहीं पाते थे, लेकिन ये गैस मिल के हमको बहुत आराम हुआ, राहत हुआ। राजकुमारी देवी और उनके पति अनिरुद्ध सिंह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई उज्ज्वला योजना बदलाव का वाहक बना है। राजकुमारी देवी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान उन्हें योजना के तहत 3 माह का गैस सिलेंडर सरकार से बिल्कुल मुफ्त मिला था। कोरोना से पहले हम लोग को गैस चूल्हा मिला था, सिलेंडर मिला था और ये सब सामान हमको मिला था। 3 महीना मुफ्त गैस भी मिला, मोदी जी के तरफ से हम लोग को मिला है। तब से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गैस का। राजकुमारी देवी के पति अनिरुद्ध सिंह दैनिक मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि रसोई गैस के कनेक्शन के लिए मोटी रकम खर्च करना उनके बस की बात नहीं थी। घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनने से कई बार काम पर जाने में देरी हो जाती थी, लेकिन उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से उनकी दिनचर्या व्यवस्थित हो गई है। हमको जब से ये गैस मिला है, जो कि हमारे पास ये नहीं था कि हम 10,000 लगा के गैस सिलेंडर ले, चूल्हा ले, लेकिन जब हमको सरकार के तरफ, मोदी जी के तरफ से मिला गैस चूल्हा, खाना मेरा जल्दी होता है। पहले था कि चूल्हा फूंक के जलाते थे, जिसमें कि चूल्हा फूंकते फूंकते आँख में आंसू आता था या परेशानी होता था। अभी वो हमको जल्दी मिल रहा है, जैसे हम समय पे काम पे चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से संचालित उज्ज्वला योजना के लाभ ने जहां एक ओर लोगों के समय की बचत की है, वहीं दूसरी ओर जीवन को पटरी पर ला दिया है। डीडी न्यूज के लिए रांची से करवीर की रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की हैं। दुनिया में ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों को सम्मानित किया और कृषि प्रक्षेत्र को विकसित भारत का आधार बताया। कृषि के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में विकसित विश्व की पहली
2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों का लोकार्पण किया और वैज्ञानिक शोध की दिशा में नवाचार की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने दोनों किस्मों के अनुसंधान में योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पोषण युक्त उत्पादन बढ़ाने और देश के साथ साथ दुनिया के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करते हुए भारत को फूड बास्केट बनाने के मकसद से काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत, और विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, समृद्ध किसान के बिना भी नहीं बन सकता। किसान आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा और खेती विकसित होगी, तभी संपूर्णता पूरी तरह से हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और खेती उसका मुख्य आधार है। ICAR ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100, कमला और पूसा DST राइस 1 विकसित की हैं। ये किस्में अधिक उत्पादन, जलवायु अनुकूलता और जल संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। इन नई किस्मों को जीनोम संपादन तकनीक यानी CRISPR-Cas आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक से विकसित किया गया है, जिससे जीवों के मूल जीन में सूक्ष्म बदलाव किए जाते हैं और कोई विदेशी DNA नहीं जोड़ा जाता। SDN1 और SDN2 प्रकार के जीनोम एडिटिंग को सामान्य फसलों के तहत भारत सरकार के जैव सुरक्षा नियमों के तहत मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। ICAR ने 2018 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि के तहत 2 प्रमुख धान की किस्मों सांबा महसूरी और MTU 1010 को बेहतर बनाने के लिए जीनोम एडिटिंग अनुसंधान शुरू किया था। इसका परिणाम है इसमें उपज में 19% तक वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% तक की कमी, सिंचाई जल की 7,500 मिलियन घन मीटर की बचत, सूखा, लवणता और जलवायु दबाव के प्रति बेहतर सहनशीलता विकसित हुई है। यह वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि भारत ने दुनिया में पहली बार इस तरीके की सफलता हासिल की है और भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चावल की 2 किस्मों की जीनोम एडिटिंग करके उन्हें और उन्नत बनाया है। ऐसी ही कोशिश दलहन तिलहन में भी की जा रही है, जिससे कि इन फसलों को और उन्नत तो किया ही जा सके, साथ ही उत्पादन को बढ़ाकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। कैमरामैन सुमित नोटियाल के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। नीति आयोग के माध्यम से साहिबगंज के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भी सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि साहिबगंज में सोलर घर योजना के तहत 21 गांव का चयन हुआ है। सौर ऊर्जा का श्रेष्ठ उपयोग करने वाले गांव को भारत सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अपने आवश्यकता अनुसार 1 kV, 2 kV, 3 kV जितनी उनकी आवश्यकता है उसके आधार पर एप्लीकेशन दे सकते हैं। सरकार इसके लिए सब्सिडी देगी और सबसे मजे की बात है कि जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन इसमें होगा वो सरकार अपनी ग्रिड से जोड़कर उसको वापस लेगी और उसके बदले में जो इसका मालिक है, जिस व्यक्ति को घर में इस योजना को लगाया गया है, उसको एक राशि रिफंड की जाएगी। तो इस तरह कहा जा सकता है आम का आम गुठली का दाम योजना है। इसमें एक बात और उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत ये हमारे जो 21 गांव का जो चयन हुआ है उनके बीच में कंपटीशन होगा और जहां सबसे ज्यादा इस योजना का लाभ उठाया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा 1 करोड़ की योजना का 1 करोड़ रुपया का पुरस्कार देने का इसमें केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है, जिसके अंतर्गत उन गाँव में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और कई सारी योजनाएं का कार्यक्रम प्रारंभ किए जाए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कैथोलिक आदिवासी पंचायत समिति के द्वारा संत जोसेफ स्कूल परिसर जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के लिए आदिवासी परंपरा और संस्कृति की जानकारी के साथ लगाव जरूरी है। देश में आदिवासी समाज वीरता और सामूहिकता का प्रतीक है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि और नमन किया। उन्होंने कहा कि उनका जीवन समर्पण, सेवा और संविधान के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। पासपोर्ट मामलों के 99% निष्पादन को लेकर पलामू पुलिस की राज्य स्तर पर प्रशंसा की गई है। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक ने पासपोर्ट शाखा को सम्मानित किया। पलामू जिले की पासपोर्ट शाखा को राज्य स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है। पाकुड़ के उपायुक्त ने कालाजार उन्मूलन को लेकर किए जा रहे कीटनाशी छिड़काव और एक्टिव केस सर्च के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी, सभी सीएचओ और एमपीडब्ल्यू के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। चाईबासा जिले के बड़ा जामदा ओपी क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को प्रभावकारी बनाने को लेकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। देवघर उपायुक्त ने जानकारी दी है कि जिले के भारत पेट्रोल पंप, सारवा रोड, करनीबाग परिसर में प्रतिदिन 10 से 15 बसों के ठहराव और वहीं से नियमित रूप से बसों का परिचालन कर परिसर को अस्थायी बस पड़ाव के रूप में उपयोग में लाई जाने से जुड़े मामले को संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी किया गया है। चाईबासा जिले के उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली से संबंधित जानकारी साझा की है। आमजन आपातकालीन सहायता के लिए अब बस 112 नंबर पर कॉल कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रांची के बरियातू के रामेश्वरम स्थित डॉक्टर कुमकुम विद्यार्थी के आवास में कल आग लग गई। अगलगी की इस घटना में काफी नुकसान हुआ, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। रांची में कल संपन्न सिकोकई ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप में 19 स्वर्ण पदकों के साथ झारखंड की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। इस चैंपियनशिप में 2 दिनों तक कराटेकारों ने अपना दमखम दिखाया। पुरुष वर्ग में चैंपियन का खिताब छत्तीसगढ़ के रियांश परमार ने जीता, जबकि महिला वर्ग में झारखंड की ऋतिका तिग्गा ने चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज दूसरा दिन है। प्रतियोगिता में आज विभिन्न स्पर्धाएं होंगी, जिसमें खिलाड़ी जलवा बिखेरने को तैयार हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के भव्य उद्घाटन के साथ ही स्पर्धाओं की शुरुआत हो चुकी है। ये गेम्स बिहार और राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं। आज वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी, गतका, मलखम्ब, तीरंदाजी, फुटबॉल में खिलाड़ी मैदान पर नजर आएंगे। वहीं जूडो, स्विमिंग और शूटिंग में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे, जबकि एथलेटिक्स 12 मई से शुरू होंगे। हॉकी 7 से 13 मई तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली जाएगी। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में देश भर से 10,000 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ का दल बिहार पहुंचा। ये प्रतियोगिताएं बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित होंगी, जबकि 3 स्पर्धाएं शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित की जाएंगी। और अब बात मौसम की। राज्य में बारिश की वजह से जहां आजकल चढ़ते पारे पर ब्रेक लगा हुआ है, वहीं अब फिर से पारा ऊपर की ओर चढ़ सकता है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। वैसे कल तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना है। 7 मई से मौसम साफ हो सकता है। वज्रपात और आंधी को लेकर केंद्र की ओर से 6 मई तक के लिए चेतावनी जारी की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने धनबाद में बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ की बैठक। कर्मचारी संघों से भी मिले, कहा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करना हमारा लक्ष्य। भाजपा द्वारा आज राज्य भर में दिखेगा पाकिस्तान के खिलाफ विशाल आक्रोश। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पाकिस्तान का हो संपूर्ण बहिष्कार। प्रदेश कांग्रेस की कल रांची में होगी संविधान बचाओ रैली।
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में लगातार दूसरे दिन हादसा, छत का प्लास्टर गिरा, चिकित्सक घायल। रिम्स में भी कई जर्जर भवनों में चल रहा इलाज, खतरे का अंदेशा। और रांची में आयोजित 2 दिवसीय सीकोकई ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का समापन, 19 स्वर्ण पदकों के साथ झारखंड रहा ओवरऑल चैंपियन।